Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with chapter 2 of भारतीय न्याय संहिता 2023. हम ट्राई करेंगे कि हम सेक्शन रीड ना करते हुए फटाफट एक्सप्लेन कर दें एंड अगर आपको कहीं पे लगता है कि रीडिंग ज़रूरी है तो आप वीडियो पॉज करो, रीड करो एंड फिर एक्सप्लेनेशन सुनो. सेक्शन 4 ना पनिशमेंट्स के बारे में बता रहा है कि 6 टाइप की पनिशमेंट है. पहली है डेथ, जिसे हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं. सेकंड है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट. थर्ड है नॉर्मल इम्प्रिजमेंट, जो 2 टाइप के होते हैं, इधर रिगरस और सिंपल. रिगरस का मतलब होता है हार्ड लेबर के साथ. फोर्थ है फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, कब्जे में ले लेना बाय गवर्नमेंट. फाइन, यानी कि मॉनेटरी फ़ाइन जो लगता है वो. एंड एफ है कम्युनिटी सर्विस. सेक्शन 5 बोलता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो किसी भी सेंटेंस को जो कि अफेंडर को मिला है वो उसकी बिना परमिशन के वो कम्यूट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 474 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. अब सेक्शन 474 क्या बोलता है? सेक्शन 474 बताता है रेमिट और सस्पेंशन की जो पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी के भी सेंटेंस को कम्यूट कर रही है यानी कि चेंज कर रही है तो या तो वो उसे सस्पेंड कर सकती है यानी कि बंद स्टॉप कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, या रेमिट यानी कम कर सकती है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है. इन अकॉर्डेंस इसीलिए दे के रखा है. एंड उसमें उसका ऑफेंडर का कंसेंट लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी इसके अंदर बता के रखा है सब क्लॉज A एंड B के अंदर, जहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी जो ऑफेंस है वो अंडर यूनियन हुआ है या फिर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर आ रही है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर जहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की लग रही है या फिर उसे वो सेंटेंस, चाहे वो डेथ हो या ना हो, वो सेंटेंस उसे किसी हाई कोर्ट ने, किसी रिस्पेक्टिव स्टेट के हाई कोर्ट ने दिया है, तो वहाँ पे वो स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी. सेक्शन 6 बोलता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट. मेनली ये क्या बता रहा है कि अगर कहीं पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है तो उसका मतलब है 20 ईयर्स, जब तक वो अनलेस अदरवाइज़ प्रोवाइडेड, जब तक कि उसे प्रोवाइड नहीं करके रखा है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर 18 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स और 22 ईयर्स, टिल दैट हम उसे गिनेंगे 20 ईयर्स ओनली अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट लिख के रखा है तो. सेक्शन 7 बोल रहा है सेंटेंस में इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल, यानी कि जैसे कि हमने बताया रिगरस का मतलब होता है हार्ड लेबर, तो किसी भी सेंटेंस को कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर है कि वो उसे रिगरस सेंटेंस दे रहा है या सिंपल इम्प्रिजमेंट दे रहा है. वो चाहे तो फुल पीरियड रिगरस रख सकता है, फुल पीरियड सिंपल रख सकते हैं जज, या फिर कुछ पार्ट रिगरस रखेंगे बाकी पार्ट सिंपल छोड़ देंगे. ये टोटली डिस्क्रिशन पर है जज के. सेक्शन 8 है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. सेक्शन 8 बता रहा है कि अमाउंट ऑफ फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अगर किसी पे कोई फ़ाइन लगाया है तो फिर और उसके डिफ़ॉल्ट पे ऑफेंडर को क्या लाइबिलिटीज़, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ये सेक्शन 8 में दे के रखा है. सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 बोल रहा है जहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया है, जहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना अमाउंट पे करना है ऑफेंडर को, उस टाइम पे डिस्क्रिशन होगा जजेस का कि उन्हें कितना अमाउंट ऑफ फ़ाइन लगाना है. वो अनलिमिटेड होगा, यानी कि वो पूरा उनके डिस्क्रिशन पे है, लेकिन इट शैल नॉट बी एक्सेसिव. मेंशन की हुई है कंडीशन कि वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपने थेफ्ट किया है 1000 रुपये का तो जजेस आपके ऊपर 5000 या 10,000 का फ़ाइन नहीं लगा सकते हैं, वो एक्सेसिव हो जाएगा. वो अनलिमिटेड है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड हो सकता है. सब सेक्शन 2 बोल रहा है इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस. मान लीजिए पहले सब क्लॉज ए, जो क्लॉज ए है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर पनिशमेंट जो दी हुई है ना वो इम्प्रिजमेंट एज वेल एज़ फ़ाइन दी हुई है, कि इम्प्रिजमेंट भी के साथ फ़ाइन देना है और ऑफेंडर को सिर्फ फ़ाइन देने बोला है, विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट डजेंट मैटर. यहाँ पे हम सेक्शन 8 सिर्फ फ़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फ़ाइन पे फोकस करेंगे, यानी कि इम्प्रिजमेंट एंड फ़ाइन, और चाहे वो फ़ाइन तो देना ही है चाहे उसमें इम्प्रिजमेंट हो या ना हो. और क्लॉज बी बोल रहा है
पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन, और उस पर फाइन लगा दिया है ऑफेंडर के ऊपर, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under commutation। यानी कि अगर वो फेल होता है, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट करता है उस पेमेंट का, तो उसकी जगह जज दे सकते हैं कि या तो आपको फ़ाइन पे करना है, या तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो ऑफेंडर को कुछ टर्म के लिए, कुछ टर्म ऑफ पीरियड के लिए इम्प्रिजमेंट में जाना पड़ेगा। और ये एडिशन भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी जहाँ पे इम्प्रिजमेंट एंड फाइन था सब क्लॉज ए के अंदर, वहाँ पे इम्प्रिजमेंट मान लीजिए उसे 6 महीने का इम्प्रिजमेंट दिया है और फ़ाइन लगाया है, तो अगर वो फ़ाइन पे नहीं करता है तो 6 महीने से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट इंक्रीज़ हो सकता है डिफ़ॉल्ट की वजह से, या कहीं पर कम्यूटेशन भी हुआ है, सेंटेंस को रिड्यूस भी किया गया है, वहाँ पे भी वो एडिशनल अमाउंट ऑफ इम्प्रिजमेंट लगेगा अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है पेमेंट के अंदर। तो अब सबसेक्शन 3 बोलता है द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is maximum fixed for the offence if the offence is punishable with imprisonment as well as fine। अगर मान लीजिए इम्प्रिजमेंट एज वेल एज़ फ़ाइन दोनों देने हैं, उसमें से ऑफेंडर को फ़ाइन देने बोला है, ऑफेंडर ने डिफ़ॉल्ट किया, फ़ाइन नहीं दिया, उस टाइम पे उसको जो भी टोटल इम्प्रिजमेंट गाइडलाइंस के अंदर है कि उसे 4 महीने के लिए इम्प्रिजमेंट होगा और कुछ अमाउंट 500 रुपीज़ उसको फ़ाइन पे करना है, और उसने 4 महीने का इग्नोर करते हुए कोर्ट ने सिर्फ ऑफेंडर को 500 रुपीज़ फ़ाइन पे करने बोला, और ऑफेंडर ने डिफ़ॉल्ट किया, फ़ाइन पे नहीं किया, तो वो 1/4 ऑफ द पनिशमेंट जो दे के रखी है, इम्प्रिजमेंट जो बता के रखा है उससे ज़्यादा नहीं कि दे सकते हैं कोर्ट उसको, यानी कि वो सिर्फ 1 मंथ के लिए जेल में जा सकता है, उसको 1 मंथ के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। Subsection 4 the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service may be of any description of which offender might have been sentenced for an offence। अगर imprisonment या फिर फ़ाइन देना है, इस केस में उसने या और कम्युनिटी सर्विस दे दी है उसको और वो डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसे कोई भी पनिशमेंट दी जा सकती है जो भी डिफ़ॉल्ट के लिए या फिर जो भी उस ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब की हुई है वो पनिशमेंट दे देंगे। सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के अंदर डिफरेंस क्या है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। सबसेक्शन 3 बोलता है उस केस में जहाँ पे इम्प्रिजमेंट एंड फाइन दे के रखा है और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ, तो आप उस इम्प्रिजमेंट पीरियड जो आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उससे 1/4 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। लेकिन सबसेक्शन 4 बोलता है जहाँ पे इम्प्रिजमेंट और फ़ाइन दे के रखा है, उसमें से जज ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको फ़ाइन देना है, और फ़ाइन का डिफ़ॉल्ट हुआ या कम्युनिटी सर्विस का डिफ़ॉल्ट हुआ, उस टाइम पे जो भी ऑल ओवर द जितना भी पूरा प्रिस्क्राइब पीरियड दे के रखा है कि मान लीजिए थेफ्ट किया, थेफ्ट के ऊपर इट्स जस्ट एन अजम्पशन, सो जस्ट मान लीजिए कि कोई थेफ्ट हुआ, थेफ्ट के ऊपर प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है 2 ईयर्स और मैक्सिमम फ़ाइन है 10,000। तो जजेस ने बोला कि आपको 10,000 पे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजमेंट और फ़ाइन था, तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हुए उन्होंने फ़ाइन दिया। ऑफेंडर ने फ़ाइन पे नहीं किया तो उसको पूरी की पूरी 2 साल की सज़ा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे या तो इम्प्रिजमेंट है या तो फ़ाइन है। होप सो आपको समझ आया हो, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। सेक्शन 5 Subsection 5 if the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed। अगर किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए अगर आप कोई भी इम्प्रिजमेंट किसी ऑफेंडर को कोर्ट दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सिंपल होना चाहिए, और वो सेकंड कंडीशन यहाँ से ABC के अंदर अप्लाई हो रही है, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा अगर जो
फ़ाइन का अमाउंट है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट डिफ़ॉल्ट के लिए जो दे सकता है कोर्ट वो 2 महीने है। अगर जो अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रही है तो मैक्सिमम पनिशमेंट 4 महीने और 1 ईयर इन एनी अदर केस, यानी 10,000 से अबाउट जितने का भी फ़ाइन है उसके लिए मैक्स टू मैक्स डिफ़ॉल्ट के लिए पनिशमेंट 1 साल हो सकती है। उसके बाद है सब सेक्शन 6। जो सब सेक्शन 6 है वो 2 कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर किसी का डिफ़ॉल्ट, किसी ऑफेंडर ने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ फ़ाइन के अंदर, तो वो उस टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा जिस टाइम पे उसने फ़ाइन पे कर दिया है। उसने फ़ाइन नहीं पे किया, मान लीजिए 5,000 जितना फ़ाइन था उसने पे नहीं किया, उसको 2 महीने की सज़ा मिली है। उस 2 महीने में से उसने जैसे उसको सज़ा मिली उसने वो अमाउंट पे कर दिया, उसी सेम टाइम पे उसका जो इम्प्रिजमेंट का पीरियड था वो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अब लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, स्टेट अपनी पावर यूज़ करके वो फ़ाइन खुद वसूल लेता है। उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा या उसकी सैलरी में से खुद डिडक्ट कर लेगा। स्टेट के पास पावर्स होती है, अगर या तो वो खुद से पे कर दे या स्टेट अपनी पावर लगा के वो फ़ाइन खुद वसूल कर ले, उसी टाइम पे उसका इम्प्रिजमेंट ख़त्म हो जाएगा। या फिर मान लीजिए उसने 10,000 जितना फ़ाइन लगा, उसने पेमेंट नहीं किया फ़ाइन का। हाँ, हम कहाँ थे, मान लीजिए उसने 10,000 रुपये का उस पर फ़ाइन लगा है ऑफेंडर के ऊपर, उसने पे नहीं किया और उसको 4 मंथ का पनिशमेंट मिल गया, 4 मंथ का उसको इम्प्रिजमेंट मिल गया। उसमें से उसने 2 मंथ जो है ना वो इम्प्रिजमेंट ले लिया है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ उसने 5,000 रुपीज़ दे दिए हैं। उसके बाद में उसका इम्प्रिजमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसने जितना इम्प्रिजमेंट लिया उसके इक्वल का तो फ़ाइन नहीं दिया, आधा उसने फ़ाइन दे दिया और आधा उसने इम्प्रिजमेंट भुगत लिया। बस यही है सेक्शन उस सब सेक्शन 6। उसके बाद आता है सब सेक्शन 7। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, एंड इफ under the sentence the offender is liable to imprisonment for longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after the death be legally liable to that। मान लीजिए जब से उस पर फ़ाइन लगा है उस दिन से लेकर 6 साल तक जब भी कोर्ट का मन करेगा वो अनपेड अमाउंट के लिए कॉल कर सकता है कि हमें वो अनपेड अमाउंट पे करो। या फिर अगर कोई भी सेंटेंस पास हुआ है लॉन्गर देन 6 years, उस पीरियड के ख़त्म होने से, उस इम्प्रिजमेंट के ख़त्म होने से पहले, यानी कि इम्प्रिजमेंट भी लगा इंसान के ऊपर, उसके ऊपर फ़ाइन भी सेंटेंस हुआ है, तो अगर 6 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजमेंट है तो उस इम्प्रिजमेंट के ख़त्म होने से पहले कभी भी कोर्ट बोल सकता है फ़ाइन देने के लिए। इफ़ इन केस इंसान की डेथ हो जाती है, ऑफेंडर की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर फ़ाइन लगा है, तो भी वो डिस्चार्ज नहीं होगा उस फ़ाइन के डेप्थ से, वो लीगली लाइबल होगा। आफ्टर डेथ उसकी प्रॉपर्टी फॉरफीचर की जा सकती है या उसकी लीगल हेड से डिमांड किया जा सकता है वो फ़ाइन, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होगा आफ्टर डेथ ऑल्सो। सेक्शन 9 बोलता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप फॉर सेवरल ऑफेंसेस। डिफरेंट ऑफेंस के लिए कितना लिमिट है पनिशमेंट का। तो सेक्शन 9 का सब क्लॉज 1 बोल रहा है कि अगर एक बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके एक ऑफेंस है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और उसने पूरा ऑफेंस कमिट किया है, तो कोर्ट कभी भी उसको अलग अलग पार्ट्स के लिए पनिश नहीं करेगा, वो उसे पूरे ऑफेंस के लिए पनिश करेगा अनलेस वो प्रोवाइडेड हो। जब तक कि कोर्ट को लगता नहीं है कि उसे अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सज़ा देनी चाहिए तब तक वो नहीं होगा। उसे एक सिंगल ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, ना कि अलग अलग पार्ट के लिए जो खुद में अपने आप में एक ऑफेंसेस बन रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी का मर्डर प्लान किया, उससे पहले उन्होंने कॉन्स्पिरेसी भी की होगी, तो कॉन्स्पिरेसी अलग और फिर बाद में मर्डर की प्रिपरेशन अलग, उसके बाद में मर्डर, इन 3 अलग अलग ऑफेंसेस के लिए उसे नहीं, बल्कि सिर्फ एक मर्डर के लिए ही उसे पिनलाइज़ किया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा। सब क्लॉज 2 बोलता है, सब क्लॉज 2 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए बोलता है एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 or more सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग इन ऑफेंस आर डिफाइन और पनिश, और बी several acts of which one of more than one would itself be
itself or themselves constitute an offence, constitute when combined a different offence, the offender shall not be punished with more severe punishment than the court which try him could award for any one of such offence। यानी कि या तो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट या फिर जो डेफिनेशन है वो एक या एक से ज़्यादा डेफिनेशन में प्रोवाइडेड है, या फिर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो अपने आप में अलग ऑफेंस है, उसको करने के बाद कंबाइन करने के बाद वो अलग ऑफेंस बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनको पनिश सिर्फ एक ही सीवियर पनिशमेंट एक ही ऑफेंस के लिए कर सकता है, पनिश अलग अलग के लिए नहीं। मान लीजिए ए और बी दो इंसान हैं, ए ने बी को 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, 4 थप्पड़, 5 थप्पड़, ऐसे करके उसने उसको 50 थप्पड़ टिका दिए। उसमें से बाद में अब कोर्ट उसको हर थप्पड़ गलत था, हर थप्पड़ एक ऑफेंस था, लेकिन उसको 50 अलग अलग थप्पड़ों के लिए अगर पनिशमेंट मिलने लगी तो 50 साल तो फिर ए जेल में बैठा रहेगा? नहीं, उसको पूरे ऑफेंस के लिए, यानी उसके साथ जो असॉल्ट किया है उसने, जो बैटरी की है, जो चार्ज उसने किया है बी के ऊपर, उसको एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी, ना कि एक सिंगल सेपरेट थप्पड़ के लिए, एक सिंगल सेपरेट ऑफेंस के लिए। या फिर ऐसा हुआ है कि ए बी को मार रहा था, ए ने बी को मारा, फिर सी बी को बचाने आया, तो ए ने बी के साथ साथ सी की भी धुलाई कर दी, तो उसके लिए उसको अलग पनिशमेंट मिलेगी। पहले उसे ए के धुलाई के लिए तो बी के, मतलब ए ने पहले बी को मारा तो बी की धुलाई के लिए तो उसे पनिशमेंट मिलेगी ही, साथ में उसे अलग पनिशमेंट यानी 2 पनिशमेंट मिलेगी सी की धुलाई के लिए भी, कि भाई तूने सी को भी मारा। पहले वो सिर्फ ए को थप्पड़ मार रहा था पहले वाले केस में, तो उसे पूरे ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी, पर यहाँ पे उसने 2 लोग धोप दिए, दो लोगों की पिटाई कर दी, तो उसे 2 लोगों की पिटाई के लिए पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ पे उसने 2 ऑफेंस किए, पहले वाले में उसने एक ही ऑफेंस किया था, थप्पड़ भले 50 मारे थे, ऑफेंस एक था, यहाँ पे उसने ऑफेंस 2 कर दिए, 2 अलग अलग लोगों को मार के। तो ये सेक्शन 9 सेक्शन उसके बारे में बताता है। सेक्शन 10 है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सीवियर ऑफेंस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। यानी कि मान लीजिए एक इंसान को इम्प्रिजमेंट मिला है या एक पर्सन गिल्टी माना गया है, कोर्ट ने बोला है कि भाई 10 ऑफेंस हुए हैं इस पूरे केस में, 10 में से किसी एक ऑफेंस के लिए तो ये वाला आदमी जिम्मेदार है, लेकिन किस ऑफेंस के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो सबसे छोटा ऑफेंस हुआ होगा, जो सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट जिस ऑफेंस के लिए मिलती है उसे वो पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा है उसके लिए नहीं। कोर्ट को समझ आ गया है कि इस इंसान ने ऑफेंस किया है, पर कौन सा ऑफेंस किया है ये नहीं पता 10 में से, तो जो भी ऑफेंस सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट होगी जिसके लिए, उसे उस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाएगा और उसे वही पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोर्ट डाउटफुल है तो। ये सेक्शन 10 बोलता है। सेक्शन 11 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है इंसान को एकदम अकेला रखा जाता है, नज़रबंद, काला पानी की सज़ा जो बोलते हैं ना, एकदम नज़रबंद करके एकदम कोठरी में डाल देते हैं, उसे कोई इंसान देखने नहीं मिलता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, वो होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 8 और सेक्शन 12 दोनों सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात कर रहे हैं। 8 बता रहा है उसके बारे में और 12 उसकी लिमिट्स बता रहा है। तो 11 और 12, माय मिस्टेक, 11 और 12। 11 उसके बारे में बता रहा है और 12 उसके लिमिटेशन के बारे में बताता है। यानी कि ये 11 बोलता है, व्हेनेवर एनी पर्सन इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम रिगरस इम्प्रिजमेंट, द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजमेंट to which he is sentenced not exceeding 3 months in whole according to the process of scale। यानी कि अगर उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट मिला है तो कोर्ट की पावर है कि कोर्ट उस रिगरस इम्प्रिजमेंट में या फिर उस सेंटेंस में पूरे पीरियड में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दे सकता है। बट इन एनी केस किसी भी कंडीशन में भले उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाए, पर जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्लॉज ए बोल रहे हैं, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। अगर 6 महीने तक की सज़ा मिली है तो फिर 1 महीने तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है, 1 महीने का। अगर 6 महीने से भी
6 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट मिली है और 1 साल से कम की, 1 साल से कम की है, यानी 6 महीने से 1 साल के बीच की पनिशमेंट मिली है तो 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और अगर 1 साल से कितनी भी ज़्यादा सज़ा मिली हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ इम्प्रिजमेंट, कुछ भी मिल गया हो, पर 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिल सकता। 12 ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का लिमिट बताता है, तो 12 हम लोग पढ़ लेते हैं। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल नॉट case exceed 14 days at a time with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment award shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in 1 month of whole imprisonment awarded. The intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period. इसकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन ये बहुत आसान है, यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे इम्प्रिजमेंट कैसी भी हो, चाहे टर्म कितना भी हो, कुछ भी कंडीशन हो जाए, एक इंसान को 14 डेज से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक साथ नहीं दे सकते। और अगर आपने उसे 14 डेज़ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है इफ़ इन केस, तो उतना ही पीरियड का आपको उसको इंटरवल भी देना पड़ेगा, उतने पीरियड का या उससे ज़्यादा पीरियड का, उससे कम का नहीं। 14 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा तो 14 एटलीस्ट कम से कम 14 दिन का इंटरवल तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे दोबारा दूसरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हैं 1 महीना पूरा करने के लिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर कि आप 1 महीने में सिर्फ 1 बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, यानी कि 7 दिन का। पूरे 1 महीने में यानी 30 और 31 डेज़ के जो महीना होता है उसके अंदर आप उसे सिर्फ 7 डेज़ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो इंसान है, उसको इस 30 और 31 डेज़ के पूरे मंथ में 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला। अब उससे ऊपर वाली कंडीशन क्या बोलती है कि आप 14 डेज़ तक दे सकते हैं। 14 डेज़ कैसे देंगे? मान लीजिए ये अप्रैल का मंथ है 30 डेज़ का, और अप्रैल के बाद हमारे पास आएगा मई। अब इंसान को क्या किया, 7 दिन का जो कन्फाइनमेंट है ना वो अप्रैल में दे दिया, 7 दिन का कन्फाइनमेंट मई में दे दिया, और ये 7 दिन अप्रैल का लास्ट वीक, ये 7 दिन मई का फर्स्ट वीक, दोनों मिला के कितने हुए टोटल? 14 डेज़। यानी कि इन टोटल तो 14 हो रहा है, बट अप्रैल महीने में 7 और मई मंथ में 7, तो आप 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर आप 1 महीने में 7 दिन दे रहे हैं तो उसके अगले 7 दिन कम से कम आपको गैप रखना पड़ेगा उस मंथ के अंदर। सेकंड, आपने दोनों मिला के 14 दिन से ज़्यादा तो आप किसी कंडीशन में एक साथ दे ही नहीं सकती। ये तो अलग अलग मंथ की बात हो गई, 7 और 7 तो अलग अलग मंथ की बात हो गई, लेकिन इन टोटल आप 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। और 14 दिन दे रहे हैं तो उतना ही पीरियड का आपको बीच में गैप भी देना है। ये टोटल जो लिमिट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, क्योंकि इंसान के ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे बुरा माना जाता है। ये उसकी मेंटल और फिज़िकल कंडीशन बहुत ख़राब कर देता है, इंसान को बहुत डिप्रेस बना देता है, इसलिए इसे सबसे डेंजर पनिशमेंट, इसके लिए इस पर इतने रूल लगाए गए हैं कि 14 दिन से ज़्यादा 7 कभी नहीं दे सकते। एक इंसान को 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, 2 महीने मिला के भी नहीं, 3 महीने मिला के भी नहीं दे सकते, 14 दिन से ज़्यादा एक साथ में, और बाद में इंटरवल देना है सेम पीरियड का। वैसे ही 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं देते, उसके बाद में आपको गैप देना है। तो ये बोलता है सेक्शन 12, वो लिमिट बता रहा है। अब हमारे पास है लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 13, इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ये 2 ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। बेसिकली चैप्टर 10 और चैप्टर 17 ऑफ दिस संहिता 2 टाइप के पनिशमेंट देख रखते हैं। एक तो काउंटरफीट करेंसी रिलेटेड, काउंटरफीट नोट्स, काउंटरफीट करेंसी। सेकंड है प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस। तो ये दो भी जो टाइप के ऑफेंसेस हैं, अगर वो कोई इंसान एक बार कमिट करता है ठीक है, लेकिन वो अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाता है कि वो दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा, तो हर सब्सिक्वेंट के साथ उसकी सज़ा जो इंक्रीज़ हो रही है ना, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर इम्प्रिजमेंट अबाउट 10 ईयर, इतनी इन दोनों के लिए इतनी पनिशमेंट दे के नहीं रखी होगी। 10 साल जितनी या लाइफ इम्प्रिजमेंट इन दोनों पनिशमेंट्स के लिए दे के नहीं रखी होंगी। काउंटरफीट करेंसी या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए इतनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है। लेकिन इफ़ इन केस ऐसा होता है कि वो इंसान बार बार ऑफेंस कर रहा है, तो हाँ, उसे फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर
सॉरी इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स, इतनी सज़ा उसको मिल सकती है। सेक्शन 13 चैप्टर 2 होता है ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे जो कि जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है। टिल दैट हैव अ गुड डे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।